अथर्ववेद जो है वो कांड में बटा हुआ है। कितने कांड हैं अथर्ववेद में? कितने कांड हैं? 20। हाँ, अथर्ववेद में 20 कांड हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद जो है कांड में बटा हुआ है और हमको पढ़ना है पहला कांड का 29वां सूक्त, जिसका नाम है राष्ट्राभिवर्धन सूक्त। तो पहले कांड का 29वां सूक्त पढ़ना है, जिसका नाम है राष्ट्राभिवर्धन सूक्त। और फिर कहाँ जाना है? सीधे 10वें कांड में। तो 3 कांड का हमको देखना है ना। एक पहला कांड है, 10वां कांड है और 12वां कांड। पहला, 10वां, 12वां। पहला से देखना है क्या? राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, जो कि इसका क्रम है 29वां नंबर का सूक्त है पहले कांड में। उसके बाद देखना है 10वां कांड में। 10वां कांड में पढ़ना है काल सूक्त, जिसका नंबर क्या है? 53वां, ठीक है, 53। तो 53वां नंबर का सूक्त है कौन? काल। और फिर है पृथ्वी। पृथ्वी का जो क्रम है वो पहला ही सूक्त है। 12वें कांड का प्रथम सूक्त ही है, ठीक है, कौन? पृथ्वी सूक्त। तो हो गया। तो प्रथम कांड का 29वां सूक्त है कौन? राष्ट्राभिवर्धन, ठीक है। और 10वें कांड का 53वां सूक्त है कौन? काल। और 12वें कांड का प्रथम सूक्त है कौन? पृथ्वी, ठीक है। हो गया, इतना ही सूक्त है। तो हम देखें 12 जो है पढ़ना है ऋग्वेद से, 2 पढ़ना है यजुर्वेद से, तो 12 2 14, और 3 पढ़ना है अथर्ववेद से, 14 3 17। तो 17 सूक्त आपको पढ़ना है पूरे वेद से, है ना। तो ये हो गया सूक्त के बारे में कि है। अब हम आते हैं ब्राह्मण साहित्य में। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपली इसका प्रतिपाद्य विषय क्या, वर्ण विषय क्या है वो देखना है। फिर विधि क्या होता है, उसका कितना टाइप होता है। फिर अग्निहोत्र क्या है ना, अग्निष्टोम क्या है, दर्श पूर्णमास यज्ञ क्या है, पंच महायज्ञ क्या है। फिर 2 आख्यान है इसमें, सुनस्यपाख्यान और वांगमनसाख्यान, ठीक है, इतना ही है। उपनिषद में देखेंगे तो उपनिषद में हमारा कितना है? 6 उपनिषद है। कौन कौन है बताइए? एक तो ईशावास्य उपनिषद है, फिर कठोपनिषद है, और ये बृहदारण्यक है, तैत्तिरीय है, श्वेतर है सर। हाँ, तो एक तो ईशावास्य उपनिषद है, फिर कठोपनिषद है, फिर केनोपनिषद भी है, ठीक है, केनोपनिषद। फिर बृहदारण्यक उपनिषद है, और फिर जो है तैत्तिरीय है, और एक है श्वेता श्वतर। तो श्वेता श्वतर उपनिषद है। तो 6 हमको पढ़ना है, ठीक है। तो 10 11 जो उपनिषद है ना, उसमें से हमको 6 ही पढ़ना है। ईशावास्य उपनिषद, कठकेन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, श्वेता श्वतर, ठीक है। अब हम आते हैं, ये हो गया बेसिकली ब्राह्मण साहित्य देख लिए, उपनिषद साहित्य भी देख लिए, सूक्तों को देख लिए। अब हम देखेंगे वैदिक व्याकरण, ठीक है। वैदिक व्याकरण, उसमें थोड़ा निरुक्त, फिर वैदिक व्याख्या पद्धति। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा यूनिट जो है वो समाप्त हो जाएगा। और वैदिक व्याकरण में क्या है, इसमें आपको देखना है ऋक् प्रातिशाख्य, और यहीं पर आएगा ये समानाक्षर, है ना, रक्त संज्ञा वाला समानाक्षर किसको कहते हैं, ठीक है, यहीं पे आपका आएगा। तो इसमें जो है बेसिकली आपको ऋग प्रातिशाख्य जो है देखना है। तो इसमें संध्याक्षर है, तो फिर अघोष है, सोष्म है, स्वर भक्ति है, ठीक है। ये सब अभी सब एक एक लाइन का है, सब ये सब जो है एक एक लाइन का है। इसलिए अगले बार जो एग्ज़ाम सबका निकलना चाहिए, कुछ ना है ना, मतलब 1 घंटा का चीज़ है ये पूरा, जो एक एक लाइन का डिफिनेशन ही है ना। ये जितना ऋग प्रातिशाख्य समानाक्षर का है, संध्याक्षर है, अघोष है, सोष्म है, स्वर भक्ति है, उदाहरण सबको बस याद रखना हो गया। यम है, रक्त है, संयोग है, प्रगृही है, हो गया, ठीक है। उसका निरुक्त है, निरुक्त थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसमें भी जो हमको दिया हो वही पढ़ना है। निरुक्त में जो है कितना अध्याय है बताइए? निरुक्त में कितना चैप्टर है? 7 अध्याय सर। 7 अध्याय है, 12 चैप्टर है, ठीक है। 12 अध्याय है उसमें, और 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। टोटल 14 है, लेकिन मूल रूप से 12 ही है, ठीक है। तो हम 12 ही मानते हैं। तो उसमें 12 चैप्टर है। तो 12 चैप्टर में से आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ठीक है। 12 चैप्टर में से 2 ही पढ़ना है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। अब उसमें पहला चैप्टर में है क्या, है ना, उसमें नाम विचार है, आख्यात विचार है, फिर उपसर्ग है, निपात, यही पढ़ना। 4 प्रकार पद होता है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये भी सिंपल क्वेश्चन बनता है कि पद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद जो है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। व्याकरण के अनुसार से पद कितना है? 2 है, सुबंत तिगन। निरुक्त के अनुसार से पद जो है वो 4 प्रकार का होता है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात।
फिर हमको उसके आगे फिर पढ़ना है कि निरुक्त अध्ययन का क्या प्रयोजन है। इसे व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन हम कहाँ पढ़ते हैं, महाभाष्य में। वैसे ही हमको निरुक्त के अध्ययन का भी प्रयोजन देखना है। फिर निर्वचन का सिद्धांत, निर्वचन हम करते कैसे हैं, ठीक है, उसका क्या सिद्धांत है। उसके बाद फिर जो है ये 15-16 शब्द है, उसका भी ये निर्वचन देखना आपको, ठीक है। इसमें आचार्य है, वीर है। आचार्य मतलब आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं, वीर को, हाँ 1 मिनट रुकिए। तो आचार्य को जो आचार्य क्यों कहते हैं, वीर को वीर क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर हृद है, हृद को हृद क्यों कहते हैं, समुद्र को समुद्र क्यों कहते हैं। तो निर्वचन है, इसमें कुछ सिलेक्टेड ही शब्द है। निर्वचन करने के लिए आप हर एक शब्द का निर्वचन कर सकते हैं, हर एक शब्द का। और निरुक्त में बताया भी गया कि हर एक शब्द का निर्वचन होता है और आपको निर्वचन करना ही है। और निर्वचन करने का वहाँ टेक्निक है, कैसे करना है सब, ठीक है, जो हम एक बार बता भी चुके हैं, फिर हम एक बार डिस्कस कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर वैदिक स्वर है। स्वर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है स्वर, ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, 3 प्रकार का स्वर होता है ना। फिर वैदिक व्याख्या पद्धति, कि अभी प्राचीन वैदिक व्याख्या पद्धति क्या थी और अभी वाली क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। ये तो इस प्रकार से दूसरा इकाई जो है पूरा वेदों के बारे में है। पहला इकाई में हम क्या देखे थे, कुछ नहीं, 4 वेदों का संक्षिप्त परिचय और रचना काल, बेसिकली यही था पहला इकाई में। दूसरा इकाई में क्या है, सूक्त देखे हम, थोड़ा ब्राह्मण साहित्य क्या है उसके बारे में जाने, उसमें भी ज़्यादा कुछ न जाने हम, सिंपली ही जाने, है ना, कि विधि क्या है, विधि का प्रकार कितना होता है। फिर कुछ 1-3-4 जो यज्ञ है, अग्निहोत्र क्या है, अग्निष्टोम क्या है, 10 पूर्णमास यज्ञ क्या है, पंचमहायज्ञ क्या है, ये सब के बारे में जाने, ठीक है। उसके बाद हम उपनिषद में भी 6 उपनिषद देखें। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा न है, आपको बस कंटिन्यूटी चाहिए, ठीक है, सिंसियरिटी चाहिए और कुछ न चाहिए, ठीक है। तो हो गया दूसरा। इधर जो है अभी 17 गो शब्द का निर्वचन है, ये 1 घंटा का चीज़ है, आराम से आदमी देख लेगा तुरंत, है ना। 4 दिन देखेगा, ऐसे याद कर, उसको समय याद करना ही किस लिए, ठीक है ना। मेघ को मेघ क्यों बोलते हैं, मेघ जो, अब हर एक शब्द का जो निर्वचन होता है धातु से होता है। एक सिद्धांत है, धातु सिद्धांत, कि हर एक जो शब्द है वो धातु से बना है, यानी जितना भी शब्द है उसमें कोई ना कोई धातु लगा है और उसी धातु से हम अर्थ निकाल लेंगे। या फिर कोई एक शब्द है, ठीक है, और उसमें कोई धातु हमको पकड़ा न रहा है, ठीक है, कि एग्जैक्ट कौन सा धातु होगा, तो उस शब्द का कोई भी एक अक्षर किसी भी धातु से अगर मैच कर जाए तो हमको उसके सिमिलर अर्थ उस धातु से निकाल लेना है। ये ट्रिक है ना, आई ट्रिक ना, सिद्धांत ही है निर्वचन का। तो यहाँ जो है जैसे इथम मेघ, कि मेघ को मेघ क्यों बोलते हैं, तो मेघ जो एक धातु होता है, मेह धातु, ठीक है, मीह, उसका मतलब होता है सींचना, ठीक है, गीला करना। तो जो सींचता है, जो गीला करता है वो मेघ है। और ये बात सही है, मेघ क्या करता है, बारिश करता है। तो बारिश करने में क्या होता है, कोई भी चीज़ गीला हो जाता है, क्या करता है, सींचता है, इसलिए उसको मेघ बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ निर्वचन क्या, मेह यति इति मेघ है, जो गीला कर दे, जो सींचे, है ना, उसको क्या कहते हैं, मेघ कहते हैं। तो किसी शब्द का वो नामकरण क्यों हुआ है, तो उसके पीछे अर्थ है। ऐसा ही आर्बिट्री कुछ भी ना, ठीक है, कि मन किया तो कुछ भी बोल दिया, वैसा ना है। हर एक शब्द के पीछे उसका निहित अर्थ छुपा हुआ है। तो निर्वचन क्या करता है, अर्थ को सामने लाता है कि ये है इसका अर्थ। और व्याकरण क्या करता है, शब्द के स्वरूप को सामने लाता है कि ये है शब्द स्वरूप हमारा, है ना, कि शब्द जो बना है वो ऐसे बना है, ठीक है। इसका, इसमें ये मूल जो धातु है ये है, प्रत्यय ये है, उपसर्ग ये है, ठीक है, तो वो प्रातिपदिक ये है। तो वो संरचना बताता है। व्याकरण क्या बताता है, संरचना, कि रचना की दृष्टि से शब्द सही है कि नहीं है। और निरुक्त क्या बताता है, अर्थ बताता है कि इस शब्द का, ये जो शब्द है ना, तरु का मतलब तरु ही क्यों होता है, ठीक है। नदी का मतलब, नदी जो है, नदी एक वस्तु है, बह रहे, पानी बह रहा है, तो उसको नदी ही क्यों बोले हम, है ना। पेड़ को हम तरु क्यों बोलते हैं, पेड़ को हम पादप क्यों बोलते हैं, आखिर कोई दूसरा नाम भी तो बोल सकते थे, तरु ही क्यों बोलते हैं उसको पादप ही क्यों कहते हैं। ये है निर्वचन। तो उसमें हम पता करते हैं, अच्छा तो पादप मतलब पहले बता चुके हैं कि पाद माने पैर, अप माने जल, जो पैर से पानी पिए वो पादप है। अब पेड़ पानी कैसे पीता है, जड़ से, है ना, ठीक है, तो जड़ क्या, पैर ही तो है उसका, तो पैर से पानी पी रहा है, इसलिए पादप कहते हैं।
अब तरु का हम देख रहे थे निर्वचन कहीं, ठीक है। तरु का मतलब क्या होता है, वो भी बना त्रिधातु, है ना, तरना, तैरना, यानी तार देता है, ठीक है। तार यति इति तरु, है ना, यानी अब वो कैसे, तो तरु क्या था, लकड़ी। अब क्या करता है, तो बोला कि समुद्र नदी आदिकम तारयति, है ना, ये न जिसके द्वारा समुद्र आदि से तरण करा दिया जाए, ठीक है, पार लगा दिया जाए, वो क्या है, तरु है। तो तरु लकड़ी है, लकड़ी से क्या बनता है, नाव बनता है। तो नाव से हम क्या करते हैं, समुद्र नदी आदि पार कर जाते हैं, इसलिए उसको तरु बोलते हैं। तो हर एक शब्द के पीछे क्या है, उसका अर्थ छिपा हुआ है ना। तो निरुक्त जो है, निर्वचन के द्वारा हम अर्थ को समझते हैं और व्याकरण के द्वारा हम शब्द के बनावट को समझते हैं, ठीक है, शब्द की संरचना को समझते हैं। तो यहाँ जितना भी शब्द है, निघंटु निघंटु क्यों बोल रहे हैं, समुद्र को समुद्र क्यों बोल रहे हैं, गो को गो क्यों बोलते हैं, ठीक है। हर एक शब्द, जितना भी शब्द है संस्कृत में, इसलिए बोलते हैं कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। जितना भी शब्द है उसके पीछे कारण है। अब इसको जो खिड़की को बोलते हैं गवाक्ष, खिड़की को गवाक्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले जैसे गाय चरती थी तो लोग क्या करता था, घर से बाहर निकलना ना पड़े इसलिए घर में एक छोड़ दिया था जगह खुला कि हाँ यहीं से देख ले बाहर, है ना, अच्छा चर रही कि नहीं चर रही थी, यहीं से देख लेता था बैठे बैठे, है ना। तो गायों को देखने का वो साधन था खिड़की, है ना, बैठ के अंदर से ही देख लिया, तो इसलिए इसको क्या बोले, गवाक्ष बोले। खिड़की को वातायन कहते हैं, वातायन माने हवा आने का रास्ता, ठीक है। तो खिड़की से क्या होता है, हवा आता है। अगर पूरा रूम पैक हो जाता है, हवा कहाँ से आएगा, तो खिड़की से आता है, इसलिए वातायन कहते हैं। चप्पल को पाद रक्षा कहते हैं, तो शब्द अर्थ उसी में शब्द में ही नहीं था, पैर की जो रक्षा करो पाद रक्षा है, जिससे लिखा जाए लेखनी है ना, सब जितना शब्द है, तो शब्द में ही अर्थ नहीं था। और ये कहाँ से पता चलता है, निर्वचन से। चलिए, तो उसके बाद तो हमको निरुक्त में पढ़ना पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जिसमें 4 प्रकार के पद के बारे में है, निर्वचन का सिद्धांत है, फिर कुछ जो शब्द हैं उनके निर्वचन को हमको याद भी करना है ना। उसके बाद इसमें पढ़ना है 7वां चैप्टर, जो कि दैवत कांड है, और इसमें देवताओं के बारे में है, ठीक है। कितने प्रकार के देवता हैं, है ना, उनके बारे में है। फिर देवताओं का क्या कार्य है, फिर देवताओं के जितने शब्द हैं उनका निर्वचन किया गया है, देवता नामवाची जितने शब्द हैं उनका निर्वचन किया गया 7वां चैप्टर में, ठीक है। तो 7वां चैप्टर है दैवत कांड। तो ये हमारा हो गया दूसरा इकाई। तो ये वेद जो है हो गया समाप्त। पहला दूसरा यूनिट जो था वैदिक साहित्य के लिए ही था, तो पहला दूसरा यूनिट में वैदिक साहित्य है। तो सिलेबस लगभग याद हो गया सबको, पहला दूसरा यूनिट का 6 उपनिषद पढ़ना है, ब्राह्मण साहित्य में क्या पढ़ना है, सो ये समझ में बात आ गया, ठीक है। निरुक्त में क्या पढ़ना, बात समझ में आ गया, बस। तो जितना है लिखा हुआ बस उतना ही पढ़ना, उतना ही ढंग से पढ़ लेना, काफ़ी है। और सूक्तों में कौन कौन सूक्त पढ़ना है, अब सूक्तों करना क्या है, रोज़ 1-2 सूक्त भी करेंगे वाचन तो काफ़ी है। 17 को तो सूक्त ही है, ज़्यादा तो है ना। डेली 1 सूक्त ही पढ़ेंगे, 17 दिन में ख़त्म। रोज़ पढ़ेंगे तो मुंह में याद हो जाएगा, है ना, सारा जीभ में रहेगा सारा, ठीक है। तो बस कहने मतलब होता है कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, ठीक है, यही चीज़ है और कुछ भी नहीं। अगला हमारा है तीसरा यूनिट, है ना, दर्शन साहित्य। वैदिक साहित्य हो गया समाप्त, अब इसके बाद आता है दर्शन साहित्य। तो हर एक इसमें सिलेबस का विशेषता ये है कि हर जितना भी मतलब स्ट्रीम है, जितना भी स्ट्रीम है सबके लिए 2-2 यूनिट रख दिया गया है। ऐसे पहला 2 यूनिट रखा वैदिक साहित्य के लिए। तो प्रथम यूनिट में क्या था, वैदिक साहित्य का सिंपल परिचय दिया, उसका रचना काल देखे, और दूसरा यूनिट में हम थोड़ा वेद को पढ़े, थोड़ा एक बार टेक्स्ट के रूप में हम वेद को सही में पढ़ लिए, है ना। उसके बाद तीसरा और चौथा यूनिट जो है वो दर्शन के लिए। तो पहला और दूसरा यूनिट है वैदिक साहित्य के लिए, तीसरा और चौथा यूनिट जो है वो है दर्शन के लिए। अब इसमें कौन कौन सा दर्शन पढ़ना है, इसमें सामान्य परिचय, ठीक है। तो आपको इसमें पढ़ना है दर्शन में कौन कौन, कितने दर्शन हमारे यहाँ भारत में बताइए, भारत में कितने दर्शन हैं, माने दर्शनों की संख्या, ठीक है, कितने मतलब एक तरह संप्रदाय बोले जो कितना है, 6 और 3 9 है टोटल, ठीक है। 9 दर्शन है, 6 हमारा आस्तिक है ना, और 3 जो है वो नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन कौन कौन है, जैन है, बौद्ध है और चारवाक। तो जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन जो है वो क्या है, नास्तिक है। और आस्तिक दर्शन कौन कौन है, हम बताइए। सांख्य योग सबका पेयर बना हुआ है, ठीक है,
सांख्य योग एक है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन है, न्याय वैशेषिक हो गया, और फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा को मीमांसा दर्शन कहते हैं और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहते हैं। तो 6 ये हो गए सांख्य योग, उसका न्याय वैशेषिक 4, और फिर मीमांसा और वेदांत दर्शन 6, और 3 हो गए उधर बौद्ध, जैन और चारवाक। तो 9 दर्शन जो हैं भारतीय दर्शन परंपरा में, ये 9 दर्शन हैं, ठीक। तो हमको इन्हीं के बारे में सिंपली पढ़ना है, ठीक है। कि मतलब अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना ही है कि जैन दर्शन के कौन कौन सा आचार्य हुए हैं, क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। जैन दर्शन के कौन कौन सा आचार्य हुए हैं, उनका काल क्रम क्या है, ठीक है। उनकी कुछ रचनाएं हैं, अब यहीं से रचनाकार क्वेश्चन आ जाएगा, उनकी क्या रचनाएं हैं। और वैदिक साहित्य जो प्रथम यूनिट है, वहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाष्यकार, कि ऋग्वेद पे कितना भाष्य हुआ है, ठीक है। पद पाठकार कौन है, भाष्य लिखने वाले का रचना काल क्या है, 2-4 वो का नाम देख बोलेगा, क्रम बताइए, यही सब क्वेश्चन है, और कुछ इससे बाहर क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है, सब हम अभी से बैठ के हम भविष्यवाणी यही करेंगे, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आएगा। तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, समझ रहे। अब यही सब जो स्टूडेंट नहीं याद करता है, मेन चीज़ जो इधर याद करना, यही सब फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। अभी बनता ना, तो अभी आपको अभी से याद करना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले याद करने बैठेंगे तो शायद कन्फ्यूजन होगा, भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी से याद करेंगे इन सब फैक्ट्स को, तो हमेशा याद रहेगा फिर, है ना। तो इसमें जो है दर्शन में यही पढ़ना है, सिंपल थ्योरी उसका, कि हाँ ये दर्शन है किस विषय में, इस दर्शन का प्रादुर्भाव क्या हुआ, ठीक है। इसका जो है नैतिक सिद्धांत है ना, ईश्वरीय सिद्धांत क्या है, विश्व के बारे में इस दर्शन का क्या चिंतन है, ठीक है, सिंपल। और इसके लिए सिंपल किताब है ना, है क्या है उनका किताब, बहुत बढ़िया है शुरुआती इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये भारतीय दर्शन का इतिहास, ठीक है, ये किनका है, HP सिन्हा का, ठीक है, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा का, बढ़िया किताब है ना। तो उसको पढ़ लेंगे तो बहुत आइडिया हो जाएगा सिंपली कि हाँ हमारा भारतीय दर्शन जो सामान्य रूप से क्या कह रहा है। उसमें विषय प्रवेश बहुत बढ़िया से हो जाता है उस किताब से। और वो किताब यहाँ ना UPSC ऑप्शनल में संस्कृत लेकर पढ़ता है उन लोग को भी वो किताब रिकमेंड किया जाता है कि पढ़ो, है ना। तो अच्छा किताब है वो। तो आपको इसे पढ़ना क्या क्या तो बता दें। अब इसमें वही बोले पढ़ना क्या दर्शन है, एक प्रमाण मीमांसा है। प्रमाण मीमांसा में क्या पढ़ते हैं, प्रमाण के बारे में, ठीक है। प्रमाण क्या है बताइए, प्रमाण क्या है। प्रमेय का जो करण है वो प्रमाण है सर। प्रमेय न, प्रमा का है ना, हाँ प्रमा का जो करण है, मतलब कहने मतलब कि प्रमाण क्या एक साधन है, ठीक है। प्रमाण साधन है किस चीज़ का, ज्ञान प्राप्त करने का, ठीक है। कि हम जो कुछ भी जान रहे हैं वो कैसे जान रहे हैं, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं सीख रहे हैं वो कैसे सीख रहे हैं, उसके लिए कोई तो साधन होगा। तो साधन क्या है, या तो हम प्रत्यक्ष देख कर कोई चीज़ जान जाते हैं कि हाँ अभी अपने आँखों के सामने देख रहे हैं, हाँ वहाँ एक जो है छोटा सा टेबल है, तो हम देख रहे हैं अच्छा वहाँ टेबल है, तो हमको इससे ज्ञान प्राप्त हो गया कि हाँ भाई इस कमरे में एक टेबल भी है, ठीक है। इसका ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ, प्रत्यक्ष अपनी आँखों से, है ना, इंद्रियों से हो गया। तो ये क्या हुआ, साधन हुआ। तो यहाँ जो हमारी इंद्रियाँ हुई यानी हमारे जो नेत्र हुए, ये साधन हुआ इस ज्ञान की प्राप्ति में कि इस कमरे में एक टेबल है। तो प्रमाण क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और कैसे ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को, भ्रम को ना, ठीक है। अब हम यहाँ भ्रम पाल ले रही है, यहाँ लगता है कुछ और भी है ना। अब छाया को देख के हम भूत समझ ले, ठीक है, अरे लगता है वहाँ भूत बैठा हुआ है ना, ठीक है। टेबल का छाया बन रहा है दीवार में, हम बोले अरे लगता है वहाँ भूत बना हुआ है। अब हम ये समझ लेगा अच्छा ना ये कमरे में भूत भी है, ठीक है। तो अब हमारी जो इंद्रियां हैं ये प्रमाण नहीं कहलाएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया अपनी आँखों से वो यथार्थ न है, वो अयथार्थ ज्ञान, ठीक है। तो अयथार्थ ज्ञान, तो हाँ, तो प्रमाण क्या है, यथार्थ ज्ञान का साधन है, अयथार्थ ज्ञान का नहीं, झूठ ज्ञान का। आप अयथार्थ ज्ञान ही क्या बोलते हैं, संशय बोलते हैं उसी को, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं, उसी को भ्रम कहते हैं, अयथार्थ ज्ञान को। तो यथार्थ ज्ञान का जो साधन हो उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो एक साधन तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। और साधन क्या आता है ज्ञान प्राप्त करने का बताइए। एक तो हम देख कर, या तो कोई अभी यहाँ स्मेल आए, ठीक है, तो हम सूंघ के हम समझ जाएंगे अच्छा ठीक है ना, कि यहाँ अनुमान सर।
और साधन में क्या होता है, अनुमान करते हैं। एक तो हम इंद्रियों के द्वारा समझ जाते हैं कि कोई चीज़ है कि नहीं है ना, और दूसरा साधन होता है हम अनुमान करते हैं, गेस करते हैं, ठीक है, कि अरे आज लगता है पूरा बादल छाया हुआ है, रात को लगता है बारिश होगी, है ना। तो ये जो रात को बारिश होगी, ये ज्ञान हम कैसे प्राप्त किए, अनुमान के द्वारा। क्यों, अभी तो बारिश हो नहीं रही है, हम तो भविष्य में जाके देख नहीं लिए कि हाँ बारिश सच में हो रहा है, हमने अनुमान किया, ठीक है, कि हाँ आज बारिश होगी। क्यों, क्योंकि काला काला बादल पूरा छाया हुआ है, ठीक है, तो आज पक्का बारिश होने वाला है। तो ये जो ज्ञान हम प्राप्त किए वो हम अनुमान से किए। या फिर हम सुबह उठे सोकर और देखे चारों तरफ क्या है, पूरा गीला गीला, पूरा पानी भरा हुआ है, तो हमने अनुमान क्या किया, लगता है रात को बारिश हुआ है ना, तो पक्का रात को बारिश हुआ है। तो ये जो रात को बारिश हुआ है, हमने तो बारिश होते देखा नहीं क्योंकि हम तो सोए हुए थे, तो हम जाने कैसे कि रात को बारिश हुआ, अनुमान के द्वारा। तो ज्ञान का दूसरा साधन अनुमान भी है, ठीक है। और साधन ज्ञान का क्या होता है, उपमान होता है, ठीक है, तुलना करके हम जानते और हैं। शब्द तुलना शब्द करके हम समझ जाते हैं कि अच्छा है, जैसे वही था कि गाय को देखकर नीलगाय को जान जाना, ठीक है। ये किसी व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, जो नीलगाय होती है वो गाय जैसी ही होती है। किसी ने हमको बताया कि देखो जो नीलगाय होती है वो गाय की जैसी ही होती है। तो हम कभी गए जंगल में बाई चांस, और हमने एक गाय के जैसा ही एक पशु देखा, और हम इस बात को लेकर कन्फर्म है कि वो तो पक्का गाय नहीं है, लेकिन गाय के जैसी है ना, क्योंकि हमने गाय को देखा है बढ़िया से। और जिस जानवर को हम देख रहे हैं अपने आँखों के सामने, वो देख रहे हैं वो 100% गाय तो नहीं ही है, लेकिन गाय जैसी दिख रही है। तब हमको उस व्यक्ति का कहा हुआ वाक्य क्या होगा, स्मरण होगा, अरे वो बोला था कि देखो अगर गाय जैसा कोई जानवर दिखे, है ना, लेकिन वो गाय ना हो, लेकिन गाय जैसा दिखे, तो वो समझ जाना क्या होगा, नीलगाय होगा। तो हमने उस पूर्व वाक्य का स्मरण करके, ठीक है, क्या समझ लिया, जान लिया कि ये जानवर पक्का क्या है, नीलगाय ही है। तो ये जो हमको ज्ञान हुआ कि ये नीलगाय है, ये कैसे हुआ, उपमान से, ठीक है। तो एक जो साधन हुआ हमारा क्या हुआ, उपमान भी हुआ। अन्य साधन क्या होता है ज्ञान प्राप्त करने का, क्या होता है, और साधन क्या है ज्ञान प्राप्त करने का, बताइए। आगम शब्द शब्द है। शब्द मैंने किसी का कहा हुआ बात। अब जैसे अब हम मेरे दादाजी को कहानी सुनाए, अरे जब हम लोग थे छोटा तो अंग्रेज़ लोग था यहाँ, ठीक है, आया था पूरा इस गांव में पूरा तबाही मचाया था, सबका ज़मीन छीन लिया। अब ये जो हम बात जाने, कहाँ से जाने, दादाजी के बात से जाने, तो उनके शब्द से हमको ये बात का जानकारी हुआ, अच्छा है ना, अंग्रेज़ लोग आया था, अच्छा, और यहाँ ऐसा ऐसा तबाही मचाया, अच्छा। तो ये जो हमको जानकारी हुआ ये शब्द से हुआ। अब ऐसा ना कि सबका शब्द प्रमाण हो जाए, ऐसी बात नहीं है। किनका शब्द प्रमाण होगा, तो वहाँ बोला गया आप्त वचनम, ठीक है, जिसका आप्त वचन हो, आप्त माने विश्वासी व्यक्ति का वचन। ऐसा ना कोई भी है ना आ जाए और बोले अरे तूने जानता है अभी जानता है 2 महीना पहले यहाँ बहुत वो हुआ था ना, ठीक है, पूरा मतलब समझे पूरा आग लग गया था ये एरिया में, तुमको पता ना है। तो वैसा नहीं, जो विश्वासी व्यक्ति होगा उसी का कथन हमारा प्रमाण हो सकता है, क्योंकि हम उसी की बात भरोसा करेंगे कि हाँ ये आदमी झूठ ना बोल रहा, सच बोल रहा होगा, ठीक है। तो शब्द किसका शब्द प्रमाण होता है, साधन आप्त पुरुष का, जो विश्वासी व्यक्ति है उसी का शब्द प्रमाण हो सकता है। और बाकी ऐसा थोड़ी है कुछ भी आदमी बोल दे तो हम मान लेंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। हाँ, जो श्रेष्ठ हो, जो सच में उस विश्वास करने लायक हो, है ना, गुरु हो, बड़ा हो, है ना, ठीक है, श्रेष्ठ हो, वरिष्ठ हो, तो उन लोग का बात हम मान लेते हैं। तो उन लोग का जो बात होता है वो भी क्या होता है, एक प्रमाण होता है ज्ञान प्राप्त करने का। अभी हम राम जी के बारे में जानते हैं या कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में जानते हैं, कैसे जानते हैं, शब्द के द्वारा जानते हैं, हम देखे थोड़ी हैं, ठीक है, कि हमें अनुमान किए हैं, बिल्कुल नहीं कि उपमान किए हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, हम शब्द के द्वारा ही तो जान रहे हैं। किताब में लिखा हुआ था तो हम पढ़े तो जान गए, ठीक है, कुछ लोग प्रवचन दे रहा था सुने तो जान गए, फिर बचपन में कहानी सुने थे तो जान गए, है ना। तो ये जितना भी हम जाने हैं, ठीक है, ये सब शब्द के द्वारा ही जाने हैं। तो यहाँ पे शब्द भी क्या है, एक प्रमाण है। तो 4 हो गया ज्ञान प्राप्त करने के साधन। क्या क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, दूसरा क्या हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, शब्द हो गया। और क्या होता है ज्ञान प्राप्त करने का साधन, बताइए। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अर्थापत्ति है ना, अर्थापत्ति भी क्या है, साधन है, ठीक है। अर्थापत्ति क्या होता है, वो भी एक तरह से अनुमान का ही है ना, वो भी जो है अनुमान का ही एक तरह से गौण रूप है, ठीक है। अर्थापत्ति में क्या होता है, उसमें उदाहरण क्या दिया जाता है
कि हाँ हम देख रहे हैं, किसी ने कहा कि ये जो है गणेश दिन में नहीं खाता है, लेकिन फिर भी हाथ मतलब क्या है, हृष्ट पुष्ट है ना। दिन में खाता ना है बच्चा, है ना, लेकिन फिर भी क्या है, हृष्ट पुष्ट है। तब हम समझ लिए अच्छा, तो दिन में अगर ना खाता है तो पक्का रात में खाता होगा, है ना। तो ये जो हम ज्ञान प्राप्त कर लिए कि रात में खाता होगा, है ना, जब सब सो जाता होगा तभी चुपके से उठता होगा, ठीक है, और खाता होगा, और इसलिए इतना तंदुरुस्त है, ठीक है। तो ये जो हम ज्ञान प्राप्त किए, कहाँ से किए, इसी को बोलते हैं अर्थापत्ति। तो ये भी एक तरह से अनुमान ही है। इसलिए बहुत सारा जो हमारा है वो है ना, ये दार्शनिक, वो इसको अलग से प्रमाण नहीं मानते हैं, ठीक है, कि अर्थापत्ति को अलग से प्रमाण नहीं है, क्योंकि बेसिकली अनुमान किए कि अगर इस दिन में खाता ना है फिर भी हट्टा कट्टा है, यानी पक्का रात में खाता होगा, है ना, समझे। अब इसके पीछे बेस क्या है, बेस यही है, अनुमान करने के लिए एक बेस चाहिए, ठीक है। उस बेस को ही क्या बोलते हैं, व्याप्ति कहते हैं। जिस बेसिस पे हम अनुमान करते हैं, ठीक है, उस बेस को हम व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति क्या होता है, साहचर्य संबंध। साहचर्य संबंध को ही हम व्याप्ति कहते हैं, कि जो खाएगा वही मोटा होगा और जो ना खाएगा कहाँ से मोटा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो जो खाएगा वही मोटा होगा, जो पढ़ेगा वही तेज होगा। ये साहचर्य संबंध है कि पढ़ने वाला व्यक्ति ही तेज होगा, खाने वाला व्यक्ति ही मोटा होगा। तो अगर मोटा है यानी पक्का खा रहा है, तो ये अनुमान ही है बेसिकली। हम भी इसको अनुमान ही मानते हैं, हम इसको अलग से ना मानते अर्थापत्ति, है ना। तो बहुत सारे दार्शनिक नामांतर है भी न वास्तव में, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको माना गया है। कुछ कुछ दर्शन जो है अर्थापत्ति को प्रमाण मानते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शन इसको प्रमाण नहीं मानते हैं। तो अर्थापत्ति में वही है कि कोई प्रत्यक्ष चीज़ को देख कर, है ना, लेकिन उसका कोई रीजन ना मिलना, लॉजिक ना मिलना, तो फिर हम उसमें एक चीज़ क्या है लगाते हैं दिमाग कि अच्छा अगर ऐसा ना है तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर एक होता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि में क्या होता है, अभाव होता है ना, कि जैसे रूम में घड़ा नहीं है, अभी से हम जिस रूम में बैठे हुए हैं, इस रूम में यहाँ पे, है ना, मतलब क्या बोले, यहाँ पे टीवी ना है इस रूम में, ठीक है, सपोज दैट। तो टीवी नहीं है, ये हम देख थोड़ी ना रहे हैं, इसका ज्ञान हमको अभाव से हो रहा है, अनुपलब्धि से, कि नहीं है। लेकिन अब ये भी प्रत्यक्ष ही है, हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं किस चीज़ का, टीवी के नहीं होने का, है ना। ये भी प्रत्यक्ष, अनुपलब्धि भी प्रत्यक्ष का ही भेद है ना, अनुपलब्धि प्रत्यक्ष ही है, अभाव है। हम अभी जिस रूम में आप बैठे होंगे वहाँ मान लीजिए हाथी न है, ठीक है, आप जहाँ भी बैठे सब लोग उस रूम में हाथी न है, ये बात आप कैसे जान रहे हैं हाथी न है, सो आप देख रहे हैं हाथी नहीं है, तो अभाव का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ दार्शनिक जो है इसको अलग मानते हैं कि नहीं, अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होगा, वहाँ तो कोई वस्तु है ही नहीं, तो प्रत्यक्ष कहाँ से किया मैंने, तो इसीलिए वो अलग हो गया। तो ये एक्चुअली अलग न है, वही है। तो ये सारा हो गया प्रमाण हमारा, ठीक है, कि जिससे हम ज्ञान प्राप्त करें जिस साधन से, वो क्या है, प्रमाण है। और जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा यथार्थ ज्ञान है, उसी को हम प्रमा कहते हैं, ठीक है। और जो जानने योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमेय कहते हैं, ठीक है। प्रमेय, प्रमा के योग्य, जो जानने योग्य है, जिसको हमें जानना चाहिए, वो क्या है, प्रमेय है, ठीक है। ईश्वर क्या है, प्रमेय है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं सभी क्या है, प्रमेय है। संसार की जितनी वस्तुएं सभी जानने योग्य हैं, हाँ, कि अच्छा ये अच्छा जाने इसके बारे में, ये क्या है भाई, अच्छा उसके बारे में जानते, अच्छा वो क्या है, अच्छा ये क्या है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी ही प्रमेय हैं, ठीक है। अब उसको हमको ग्रहण करना और ग्रहण नहीं करना वो अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन जानना तो सबके विषय में है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये क्या, अच्छा ये वस्तु क्या है ना। अगर हमारे अनुकूल होगा, हमारे लिए हितकारी होगा तो हम ग्रहण करेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे ग्रहण, है ना, उसको त्याग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ये हमारा, तो ये हो गया प्रमाण मीमांसा। उसके बाद आता है हमारा तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में क्या हम जानते हैं, बताइए। तत्व मीमांसा में हम क्या पढ़ते हैं, बताइए कोई, है ना, कि तत्व मीमांसा में हम क्या पढ़ते हैं। कौन से दर्शन कितने तत्वों को स्वीकार करते हैं इसे ही पढ़ते हैं। जैसे न्याय 16 पदार्थ में तत्वों को ले लेता है, वैसे 7 पदार्थों को मानता है। हाँ, सांख्य 25 तत्वों को मानता है। अब तत्व में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि ये संसार बना कैसे है, ठीक है, विश्व के बारे में, ठीक है। ये संसार जो है बना कैसे है, किन चीज़ों से बना है। फिर उसमें हम ये जानते हैं, तत्व मतलब जो चीज़ है, ठीक है, जिसकी सत्ता है। तो जो है वो तत्व है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, तत् प्लस त्व क्या बना है, तत्वम।
तो जो है ना, तो क्या है, हम देख रहे हैं अपने आँखों के सामने इस विश्व को, क्या भाई ये संसार है, दुनिया है, तो हम सोचते हैं अच्छा बना कैसे है, ठीक है, क्या है इसमें, है ना, क्या इसका मतलब कंपोनेंट क्या, किससे बना है, ठीक है ना। फिर ईश्वर है कि नहीं है, वो भी तो एक तत्व है। इसलिए वहाँ जो है पुरुष भी क्या है, आत्मा भी क्या एक तत्व है, समझे। तो वहाँ जो वो क्या है, मतलब जितना भी चीज़ जिससे संसार बना, जिससे हमारा जीवन बना है, ठीक है, जिससे ये संसार चल रहा है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, उन चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं तत्व विज्ञान, ठीक है। और फिर एक आता है उसके बाद आचार मीमांसा। आचार मीमांसा में पढ़ते हैं व्यवहार कैसे करना चाहिए, इथिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या करने योग्य चीज़ है और क्या नहीं करने योग्य चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ हम बेसिकली इथिक्स पढ़ते हैं आचार मीमांसा में, ठीक है। चलिए नैतिकता पढ़ते हैं ना, कि कौन सा चीज़ नैतिक है और कौन सा चीज़ अनैतिक है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या जो है त्याग करने योग्य है, इसमें पढ़ते हैं आचार मीमांसा में। तो दर्शन में जो है आपको 3 चीज़ पे फोकस करना है, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। कितने दर्शन हैं, तो 9 दर्शन है। 9 दर्शनों के बारे में चार्वाक, जैन बौद्ध, न्याय है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा है, ठीक है। उसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 9 के बारे में पढ़ना। ये आपका इकाई 3 है, जिसमें हमको सामान्य परिचय इसमें पढ़ना है। इसमें बस इतना है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, सिंपली पढ़ना है। अब इसमें विशिष्ट चौथा जो यूनिट है वो बोलता है कुछ स्पेशल जो थ्योरी है हर एक दर्शन का, कुछ जो विशिष्ट जो सिद्धांत है हर एक दर्शन का, उसको अब जानो, ठीक है। जैसे पहला आ गया सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में कुछ सिद्धांत है, कौन कौन, सत्कार्यवाद, इसका थ्योरी है सत्कार्यवाद। फिर इसका जो है पुरुष स्वरूप, जो फेमस चीज़ है इस दर्शन का, ठीक है, प्रकृति का स्वरूप, सृष्टि क्रम कैसे चला है, ठीक है, प्रत्यय सर्ग, बुद्धि सर्ग क्या है, ठीक है, कैवल्य का क्या कॉन्सेप्ट है, मोक्ष है, क्या मोक्ष को कैवल्य कहते हैं, तो कैवल्य का क्या कॉन्सेप्ट है, ये है इसका मूल चीज़। तो हमको बेसिकली इसे फोकस करना है कि सत्कार्यवाद क्या है, ठीक है, इससे संबंधित जितना कारिका होगा वो देखेंगे। पुरुष का स्वरूप क्या है, पुरुष के संबंधित जितना भी कारिका होगा वो देखेंगे। प्रकृति का स्वरूप क्या है, तो प्रकृति संबंधित जितना कारिका होगा उस सबको देखेंगे। फिर जो है इसमें सृष्टि क्रम कैसे हुआ, ठीक, कैसे संसार बना, ये क्या है तत्व मीमांसा, वो देखेंगे हम, है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे बुद्धि सर्ग क्या होता है ना, बुद्धि सर्ग, बुद्धि का भी अपना सृष्टि होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, और कैवल्य, बुद्धि सर्ग कितने प्रकार का है वो देखेंगे, ठीक है। और लास्ट फाइनली हमारा जो डेस्टिनेशन है मोक्ष, मुक्ति, सब चीज़ों से मुक्त हो जाना, वो कैसे होगा, वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। तो हर एक दर्शन का, तो ये जो चौथा यूनिट हमारा है, इस चौथे यूनिट में हमको हर एक दर्शन का क्या क्या मूल सिद्धांत है, ठीक है, उनकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, प्रसिद्ध अवधारणाएं, उनके बारे में हमको जानना है। फिर वेदांत सार है वेदांत दर्शन का, इसमें जानना अज्ञान क्या चीज़ होता है, अध्यारोप क्या चीज़ है, अपवाद क्या है, सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं, लिंग शरीर क्या है, पंचीकरण है, इसमें भी सृष्टि प्रक्रिया है, ठीक है। फिर महावाक्य जो है तो वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है। उस प्रकार तर्क संग्रह है और तर्क भाषा है। तर्क संग्रह किसका लिखा हुआ है, अन्नम भट्ट का है, ठीक है, तर्क संग्रह। और तर्क भाषा किनका है, केशव मिश्र का है, ठीक है। तो अब जो है ये दोनों क्या बोलता है ना, इसमें पदार्थ कितना माना गया है, ठीक है, प्रमाण क्या है ना, कितना प्रमाण है, इनका प्रमाण्यवाद का सिद्धांत क्या है, ठीक है, कारण क्या है, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर अर्थ संग्रह लौहर्षि भास्कर का, अर्थ संग्रह का जो मूल जो सिद्धांत है वो देखना है थोड़ा, है ना। तो इसमें बेसिकली आपको जो बताया वही है कि इसमें आपको मूल किताब जो है देखना पड़ेगा एक बार। अगर आप हर एक कारिका देख लेते हैं कि दोबारा ना वाचन कर लेते हैं इसे, ठीक रहेगा। बाकी इस समझने लायक है, इसको समझा जा सकता है सारा कुछ, ठीक है। अर्थ संग्रह में कुछ बहुत ज़्यादा ना पूछता है, विधि का प्रकार, ठीक है, यही सब, ठीक है, श्रुति का भेद, यही सब पूछता है क्वेश्चन। फिर हमारा आ जाता है योग सूत्र, योग दर्शन। योग दर्शन में जो है चित्त भूमि चित्त वृत्तियाँ, हमेशा प्रश्न आता है यहाँ से, है ना। चित्त भूमि कितना है, चित्त भूमियाँ कितनी है, चित्त वृत्तियाँ कितनी है, ठीक है। ईश्वर का स्वरूप उसमें क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कितना बार। योग के जो 8 अंग हैं, 8 अंगों का डिफिनेशन पढ़ लेंगे, उसका भेद पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर समाधि कितने प्रकार का है, और फिर लास्ट में जो है कैवल्य। फिर एक इसके बाद जो आता है बादरायण का ब्रह्म सूत्र है, तो उसमें जो ज़्यादा ना पढ़ना, उसमें बस एक है ना, एक ही छोटा सा इकाई 1.1 है ना, वो शंकर भाष्य 1.1, लेकिन उसमें ज़्यादा उसमें भी नहीं है, लेकिन हाँ है। लेकिन वहाँ से क्वेश्चन जो प्रेडिक्टेबल है, वहाँ से पता चल जाता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है।
तो खाली देख के मतलब उसे डरना ना करे, बड़ा भारी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो फेमस क्वेश्चन अधिकतर वही आता है बार बार, है ना। तो शंकर भाष्य, फिर उसमें पढ़ना आपको न्याय सिद्धांत मुक्तावली, है ना, विश्वनाथ पंचानन का। इसमें आपको सिर्फ अनुमान पढ़ना है, अनुमान वाला जो हिस्सा है। अब अनुमान इससे पहले आप ऑलरेडी इतना पढ़ चुके होंगे कि न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अनुमान पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। बस न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जो अनुमान बताया गया है बस उसका भाषा चेंज है और कॉन्सेप्ट सब वही है, सब वही कॉन्सेप्ट है ना। हम इस किताब को देखे हैं न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इसमें जो है बस भाषा चेंज है, कहने का तरीका जो है अलग है। अलग कैसे, जैसे अभी हम बोलेंगे, है ना, अभी हम बोलेंगे कि इस कमरे में एक जो है, इस कमरे में एक कप है ना, चलिए, या इस कमरे में एक पुस्तक है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके बोलेंगे, है ना, कि इस कमरे में, है ना, पुस्तक का अभाव नहीं है, ठीक है। हम लोग बोले इस कमरे में पुस्तक का अभाव नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, बस कहने का ढंग जो बदल गया, ठीक है। हम बोले इस कमरे में पुस्तक, सीधा सीधी बोल दिए, अब घुमा के बोलेंगे इस कमरे में पुस्तक का अभाव नहीं है, ठीक है। उसका मतलब वही हुआ, कहाँ अभाव ना मतलब है, यानी है, ठीक है ना। तो वहाँ जो उनका जो थोड़ा सा दृष्टिकोण अलग है विश्वनाथ पंचानन, हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा ना है। बाकी कॉन्सेप्ट जो है वही है सब जो पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी न्याय दर्शन का ही है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। और जो उधर केशव मिश्र का देखेंगे तर्क भाषा, वो भी न्याय दर्शन का ही है, दोनों एक ही दर्शन का है। तो कॉन्सेप्ट में दोनों में अंतर ना है, बस कहने का तरीका, जो अभिव्यक्ति का तरीका वो बदला हुआ है थोड़ा सा। तो आपको जो टर्म होगा डिफिनेशन वाला टर्म, वो बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, उससे आपका काम चल जाएगा। फिर इसके बाद आता है सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह में पढ़ना है जैन मत और बौद्ध मत। तो सर्वदर्शन संग्रह जो है, इसमें सभी दर्शनों का क्या है, कलेक्शन है। सर्वदर्शन संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है बताइए। सर्वदर्शन संग्रह के कौन है? हेमचंद्र। ना हेमचंद्र नहीं है। कौन ये इसको लिखे हैं, कौन लिखे हैं? मध्वाचार्य हैं, ठीक है ना। इसके जो है मध्वाचार्य हैं, ठीक है। ये सर्वदर्शन संग्रह के मध्वा या माधवा है, वही है मध्वाचार्य, है ना, ठीक है। तो मध्वाचार्य इसके सर्वदर्शन संग्रह के हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ दो ही पढ़ना है, एक जैन मत पढ़ना और एक बौद्ध मत पढ़ना है, ठीक है। अब इन दोनों में भी कुछ कुछ है, तो ये थोड़ा सा है बड़ा टॉपिक, जैसे लग रहा है जितना सरल उतना सरल भी ना है बड़ा टॉपिक है ना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। लेकिन हाँ, मेन पॉइंट फोकस करेंगे तो एग्जाम से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जितना बोला बस उतना ही फोकस करेंगे तो एग्जाम से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। अब जो है 4 यूनिट हमारा समाप्त हो गया, 2 यूनिट था वैदिक साहित्य पे और 2 यूनिट था दर्शन पे। इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा भाषा विज्ञान और व्याकरण, ठीक है। इसके बाद हमारा जो यूनिट है 5वां यूनिट, वो है व्याकरण और भाषा विज्ञान। अब शुरू जो 5वां यूनिट है, यानी दोनों यूनिट, ये 5वां और 6ठा दोनों किस पे है, व्याकरण और भाषा विज्ञान पे है, ठीक है। तो 6ठा यूनिट जो है पूरी तरह से व्याकरण है, 6ठा यूनिट पूरी तरह से व्याकरण है, और 5वां यूनिट में जो है वो भाषा विज्ञान है और जितने व्याकरणाचार्य हुए हैं उनका परिचय है, ठीक है। तो जैसे पाणिनि हो गया, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, ठीक है, वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित हो गए, नागेश भट्ट, ये सारे जितने हैं, है ना। अब इसमें किसा ऐसा पढ़ना है वो भी ध्यान रखें, हेमचंद्र सूरी, तो हेमचंद्र सूरी का जितना किताब है, जो उनका समय है वो याद करेंगे। फिर जो है शाक्टायन, उनका जो समय है काल, वो याद करें। तो इनका रचना और कालक्रम, दो ही चीज़, जितना भी राइटर का नाम दिया है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनकी रचनाएं कितनी हैं और इनका समय क्या है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन न बनता है, ठीक है। उसके बाद आया पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा जो है बहुत बार पढ़ा हुआ है सबका, है ना। पाणिनीय शिक्षा में कितने श्लोक हैं टोटल? 60। हाँ 60 है ना। तो 60 श्लोक हैं पाणिनीय शिक्षा में, और वो बहुत बार पढ़ा हुआ है ना। वो एक बार 2 घंटा का रिविजन में हो जाएगा समाप्त, ठीक है। फिर भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान में भी पढ़ा हुआ है चीज़ें, ठीक है। भाषा वर्गीकरण, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, आकृति मूलक वर्गीकरण से क्वेश्चन बनेगा, पारिवारिक आकृति मूलक से क्वेश्चन एक आध आता ही है, ठीक है। उसमें आएगा क्वेश्चन कि हाँ श्लिष्ट है ना, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, इधर से एक आध तुर्की बता देगा, तुर्की कौन सा भाषा है ना, कौन सा वर्ग का भाषा है, ठीक है। या फिर सतम और केंटुम जो है 2 वर्ग, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको भी ढंग से हम देख लेंगे, है ना, तो नेट तो ऐसे ही निकल जाएगा।
नेट निकालने के लिए ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़ता, निकल जाएगा। ठीक है, हम मेन पॉइंट को भी देख के चले जाएंगे ऐसे ही, तो नेट आराम से निकल कर आ जाएगा हंसते खेलते। ठीक है, उसके बाद JRF के लिए थोड़ा सा किताब के अंदर जाना कुछ नहीं, जितना सिलेबस बोला उसको एक बार वाचन कर लीजिए, JRF निकल जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद होता है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, है ना। JRF में थोड़ा है कि ज़्यादा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं, है ना। मतलब जितना भी आप कर रहे हैं उसका 10% और करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, है ना। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, इसमें क्या है, इसमें वाक्य का लक्षण भेद है, भारोपी परिवार का परिचय है। ठीक है, फिर वैदिक संस्कृत, इधर तो इसे क्वेश्चन ज़्यादा आता ही नहीं है ना। वैदिक संस्कृत अंतर, भाषा और वाक्य में अंतर, भाषा बोली में अंतर, इससे क्वेश्चन ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भाषा वाक्य में अंतर क्या है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिखने वाला क्वेश्चन है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन वही सब है, आकृति मूलक, पारिवारिक मूलक, जो 3 जो ध्वनि नियम है, ग्रीन ग्रास मान वर्णन नियम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। केंटुम सत्यम बता तो दी, यहीं से क्वेश्चन आता है, आप उठा के देख लीजिए, कोई भी साला क्वेश्चन है ना, इससे बाहर क्वेश्चन ही ना हो। तो ऐसा ना बहुत बड़ा तीर है, बहुत बड़ा चीज़, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ढंग से तैयारी करेंगे आराम से निकल जाएगा सीधा, बिना ज़्यादा मेहनत का। ठीक है, लेकिन बात है कि हम सीरियस ही ना होते, कंटिन्यूटी नहीं ना बनता है, इसी में निकलता है एग्जाम, समझे। अब छठा इकाई जो है व्याकरण। व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, पहले संज्ञा पढ़ना है सारा। ठीक है, कौन कौन संज्ञा है, संहिता संज्ञा है। ठीक है, संयोग है, गुण है, वृद्धि है, प्रातिपदिक है, नदी संज्ञा किसको बोलते हैं। ठीक है, घी संज्ञा किसको बोलते हैं, उपधा अपरिक्त किसको बोलते हैं। कुल मिला कितना है इसमें, 15-16 होगा। ठीक है, संहिता संज्ञा है, संयोग संज्ञा है, गुण है, वृद्धि है, प्रातिपदिक। संज्ञा मतलब नाम, मतलब व्याकरण में इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए संहिता किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि गुण किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि किसको बोलते हैं, प्रातिपदिक किसको बोलते हैं, अपृक्त किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नामकरण। ये सब जो टर्म है व्याकरण का, व्याकरण के इन टर्म से हम क्या है परिचित हों, ये आपको बस जानना है। ठीक है, एक लाइन का डिफिनेशन है सबका, है ना। सर्वनाम स्थान किसको बोलते हैं, भाग किसको बोलते हैं, सर्वनाम किसको बोलते हैं, निष्ठा किसको, यही तो है ना। सवर्ण किसको, सवर्ण कल ही समझा रहे थे किसको बोलते हैं सवर्ण, है ना। तो डिफिनेशन याद कर लेना है, उदाहरण याद कर लेना, बात खत्म, है ना। संधि जो है लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है, कल वैसे बता रहे थे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी से क्या पढ़ना, आपको संधि पढ़ना है। आज संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी से। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जितना भी सूत्र दिया है संधि वाला चैप्टर में, जितना भी है ना, इंक्लूडिंग वार्तिक, है ना, वार्तिक लेकर, और जितना उदाहरण दिया है सब देख लेना, उससे बाहर क्वेश्चन ही ना पूछेगा। उदाहरण भी लघु सिद्धांत कौमुदी का ही पूछता है, उससे बाहर पूछता ही ना है, समझे। तो इसलिए जो JRF निकाल रहा है वो कर कुछ न रहा है, वो सिलेबस पकड़ के चल रहा है, कुछ भी न कर रहा है एक्स्ट्रा, बता दे रहे हैं। 18 को गाइड पढ़ेंगे, कुछ भी कोई मतलब ही नहीं है। आप जितना बोला बस उतना ही देखिए, है ना। ठीक है, खूब ज़्यादा मटेरियल जुटा लेने से बस आदमी होच पोच रहता है, अरे ये की, फिर है ना खूब, है ना, इधर टेस्ट सीरीज उधर कुछ ना, तैयारी होना चाहिए। तैयारी ढंग करेगा तो हम टेस्ट सीरीज जैसे ही हो जाएगा, समझे। तैयारी है ना, तो 18 टेस्ट सीरीज लेने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले तैयारी कहाँ करना है, सिलेबस के अनुसार। अभी सारा कुछ हमको पता है तो दे दो टेस्ट, जितना टेस्ट देना उतना टेस्ट दे दो, है, सब में स्कोर करेंगे। अब तैयारी ही ना तो कितना टेस्ट ले लो, उससे क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। उसे 4-5 क्वेश्चन रट लेंगे टेस्ट सीरीज से, और क्या करेंगे, उससे कुछ थोड़ी करेंगे, है ना। कि सबको रटना शुरू करेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसको रट लेता है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरा पहाड़े उठा के लाए हनुमान जी की तरह, तो संजीवनी बूटी अपने पता चल जाएगा, है ना, समझे। तो आप पूरा सिलेबस ही कर लीजिए बढ़िया से, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और अभी से करेंगे समय से तो हो जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले करने सोचेंगे तो ना होगा, ठीक है, कभी ना होगा। फिर आता है इसमें सुबंध इसमें शब्दरूप है। ठीक है, शब्दरूप धातुरूप कौन कौन है, इसको देखना है। तो कहने मतलब डेली आपको 4-5 घंटा पढ़ाई करना है। ठीक है, काफ़ी है। 5 घंटा भी डेली पढ़ाई करते हैं, 4 घंटा भी डेली, आराम से निकल जाएगा नेट JRF, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम आते हैं तो इसमें कौन कौन शब्दरूप है, राम का है ना, आकारांत है। ठीक है, फिर आकारांत भी है इसमें, विशोपा का है, हरि का है, कुछ संख्यात्मक शब्द हैं 3 तक, 1 2 3, है ना। ठीक है, 1 2 ये तीनों का तीनों लिंगों में चलता है। सखी, सुधी, गुरु, तो जितना भी यहाँ शब्दरूप दिया हुआ है, ठीक है, वो सबको देख लेना है। फिर समास भी हमको पढ़ना है, लघु सिद्धांत कौमुदी से ही पढ़ना है। ठीक है, और सिद्धांत कौमुदी से आपको पढ़ना है तद्धित प्रत्यय। तो जो सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है वो हम मटेरियल दे देंगे। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी सबके पास होगा ही, है ना। तो आप उसको किताब निकालिए और देखिए। अब इसे हम ग्रुप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करिए, जानते हैं। ठीक है,
और उसको किताब उलट के देखिए, है ना, और जो सूत्र हम वहाँ पे लिख ही देते हैं, एक्सप्लेन कर ही देते हैं, ठीक है, और सब अपने हो जाएगा खुद ही, बस वो एक बार लगना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। तो जहाँ जो सूत्र न समझ में आ रहा है फिर उसको पूछिए, है ना। कोई जैसे 7-8 क्लास का बच्चा तो कोई है ना कि हम पढ़ाएंगे एक अक्षर, है ना, कुछ ना, पढ़िए और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछिए सीधा सवाल, है ना। तो तद्धित प्रत्यय जो है अपत्यार्थक है, मतवर्थीय पढ़ना, 2 पढ़ना है, ठीक है, अपत्यार्थ वाला और मतुपर्थ वाला, ठीक है। 2 ही प्रकार का तद्धित प्रत्यय आपको पढ़ना सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अपत्यार्थक कितने प्रत्यय हैं? अपत्य मैंने क्या होता है? पुत्र, पुत्र अर्थ वाले प्रत्यय, ठीक है, संबंध अर्थ वाले, है ना, कि मेरा है ना, मेरा, उसका, उससे हुआ, इससे हुआ, ठीक है, ये वाला प्रत्यय पढ़ना। और मतु, है ना, जैसे दयावान हो गया, ठीक है, क्षमावान हो गया, ये सब मतु प्रत्यय, ठीक है। वहाँ भी होता है युक्त अर्थ में, है ना, इससे युक्त है, इस चीज़ से, है ना, वो संवेत है उससे, है ना, ठीक है। तो ये 2 अर्थ में पढ़ना है। एक हो गया मतवर्थीय प्रत्यय, ऐसे मतु बतु पाता है, ठीक है ना, और एक हो गया अपत्यार्थक प्रत्यय। तो ये जितने भी मतवर्थीय प्रत्यय हैं और जितना अपत्यार्थक प्रत्यय, इनका पढ़ना है कि यहाँ से सिद्धांत कौमुदी से। अब इसको हम पढ़ लेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी से तो क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा, क्योंकि सिलेबस में बोला है सिद्धांत कौमुदी, तो हमको इसको पढ़ना सिद्धांत कौमुदी से ही पढ़ना है, ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी से न पढ़ना। उसी प्रकार जो है ये वाला है ना, ये कारक जो है, कारक प्रकरण, कारक प्रकरण में पढ़ना सिद्धांत कौमुदी से, तो हम उसको वहीं से देखेंगे, ठीक है। उसका जो उदाहरण होगा उसको सारा देख लेंगे, सीधा सवाल। जितना भी विभक्ति है उसका जो जो उदाहरण है, आप इतना शॉर्ट काम भी कर लीजिएगा तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये करना कुछ नहीं, किताब खोलिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, सबका जो जो उदाहरण दिया है सब में, ठीक है, सूत्र के साथ, उसको सिर्फ एक जगह पे लिख लीजिए, है ना, और 3-4 दिन उसको देख लीजिए, ठीक है, हो गया सब। ना भी समझेंगे तब भी JRF निकल जाएगा, और निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोले एग्ज़ाम बेसिकली एक ट्रिक है ना, एग्ज़ाम कुछ भी ना है, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम का अपना एक ट्रिक है ना, अपना एक तरीका है, वो तरीका पता है तो हो गया, है ना। और सब करता भी ऐसे ही, ठीक है, थोड़ी एग्ज़ाम निकालने के बाद कुछ ना, ठीक है, वो पढ़ना पड़ता है उसके बाद में, ठीक है। तो कारक प्रकरण जो है सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है, और पढ़ना कुछ नहीं, आप सीधे कंटेंट तैयार करना है। और तैयार करना क्या है? सूत्र लिखिए, उदाहरण लिखिए, सूत्र लिखिए, उदाहरण लिखिए, बस इतना ही तैयार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं तैयार करना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक भी न छूटेगा, एक भी क्वेश्चन न छूटेगा, बता रहे न छूटेगा। फिर जो है परस्मैपदी, आत्मनेपदी, ये भी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। अब परस्मैपदी में जो महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है, 4, 5, 10 सूत्र है महत्वपूर्ण, 10 आत्मनेपदी का है, 10 परस्मैपदी का है। अब क्वेश्चन आएगा यहीं से, ठीक है, उससे बाहर आएगा ना क्वेश्चन, तो यानी हम नंबर उठा सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सिंसियरली थोड़ा तैयारी करें तब, है ना। हम पूरा जागरूकता के साथ तैयारी करेंगे, स्मार्ट तैयारी, ठीक है, निकल जाएगा एग्जाम। फिर महाभाष्य है, महाभाष्य में पहला ही पढ़ना, पहला अनिक, पस्पसानिक, ठीक है, उसमें शब्द का परिभाषा देखना है, शब्द अर्थ का क्या संबंध है, व्याकरण का क्या उद्देश्य है, व्याकरण अध्ययन का, फिर व्याकरण की परिभाषा क्या है, शब्द, अच्छा शब्द का अगर प्रयोग करते हैं उसका क्या परिणाम होता है, फिर व्याकरण पद्धति, इस क्वेश्चन तो आता है। बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है? शब्द अर्थ के संबंध से आता है, व्याकरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है, मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, और शब्द के परिभाषा से क्वेश्चन आता है, और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है। फिर है वाक्यपदीयम, वाक्यपदीयम जो है पढ़ना आपको ब्रह्मकांड, इसमें स्फोट का स्वरूप है, शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, यानी ये जो 6ठा यूनिट है इसमें तो आपको क्या क्या पढ़ना है? संधि पढ़ना है, शब्द रूप, धातु रूप, समास, कारक, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, इसमें आपको कृदंत प्रत्यय भी पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें आपको महाभाष्य इसी में पढ़ना 6ठा यूनिट में, और क्या पढ़ना? वाक्यपदीयम भी इसी में पढ़ना है, ठीक है। स्फोट क्या होता है? शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द ब्रह्म की कितनी शक्तियाँ हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। स्फोट एवं ध्वनि का क्या संबंध है, स्फोट और ध्वनि में क्या अंतर है, ठीक है, इन दोनों का क्या संबंध है आपस में, शब्द और अर्थ का आपस में क्या संबंध है, ध्वनि कितने प्रकार के और भाषा कितने स्तर होते हैं, ठीक है। ये तो जितना टॉपिक लिखा है उतना टॉपिक के बारे में हमको जानना चाहिए, हाँ अच्छा इस सब के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बेसिकली यहीं से आता है, हम प्रीवियस क्वेश्चन ही बताएंगे, जब आप 1 यूनिट आपको लगेगा ना कर लिए फिर प्रीवियस क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन भी ना छूटेगा, 1 यूनिट को आप ढंग से करिए, है ना, मतलब ढंग से करने मतलब जितना बोला गया है सिलेबस उतना कर लेना है, ठीक है, और तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। और जितना 10 साल का क्वेश्चन है, पिछला 10 साल का क्वेश्चन, वो सब हम करवाएंगे और देखिए सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, सब बनेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है।
तो पहले सिलेबस को ढंग से करने पे फोकस करना है कि हाँ पहले हम उसको जितना वहाँ चीज़ लिखा है उसको हम कर लें। तो ये हो गया छठा यूनिट, है ना। अब इसके बाद आता है सातवां इकाई। सातवां इकाई में क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे आपको आता है अभी तक साहित्य पढ़ना है, ठीक है। अब आता है साहित्य का, संस्कृत साहित्य, और यहीं पे काव्य शास्त्र भी है, संस्कृत साहित्य है, काव्य शास्त्र है और छंद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक हम देख लिए 6 यूनिट। अब 6 यूनिट को हम फिर से एक बार थोड़ा दूर आते हैं। पहला यूनिट में क्या था, वेदों का सामान्य परिचय, उनका कालक्रम, ठीक है। उसके बाद दूसरा यूनिट में क्या था, सूक्त पढ़ना था, 6 उपनिषद के बारे में पढ़ना था, ब्राह्मण ग्रंथ का विषय वस्तु पढ़ना था, 3-4 यज्ञ का प्रकार पढ़ना था, ठीक है। फिर और क्या पढ़ना था उसमें, ऋग प्रातिशाख्य पढ़ना था, और क्या पढ़ना था, निरुक्त पढ़ना था, ठीक है। और कुछ पढ़ना था नहीं, इतना ही था, है ना। उसके बाद हाँ, उसके बाद आता है तीसरा में क्या देखे थे हम कि दर्शन का सामान्य परिचय था, जिसमें कि 9 दर्शन था, है ना। तो तीसरा यूनिट में हमने क्या देखा कि दर्शन का सामान्य परिचय, उसमें क्या देखे जो 9 दर्शन है उसके बारे में, और उसमें करना क्या है, कुछ न करना है आपको। सभी दर्शन का जो सिंपल जो थ्योरी है, और बेसिकली फोकस इस पर करना है 3 पे, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। तीनों के बारे में बता चुके हैं कि क्या है सब, ठीक है। उस पर बेसिकली फोकस करिए, और जो किताब बताएं अगर वो किताब ले सके तो आप अगर पढ़ सके तो पढ़िए, बाकी मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर देंगे सिंपली, ठीक है, कि क्या है सो, और फिर हम वहाँ से क्वेश्चन बनवाएंगे। तो यहाँ पे आपको सीधा भैया चौथा यूनिट में आपको डिटेल में पढ़ना जाके कि जितना भी दर्शन है उसका मेन जो थ्योरी है उसको ज़रूर पढ़ना है। जैसे हम सांख्य दर्शन पढ़ने जा रहे हैं तो सत्कार्यवाद का जो कारिका है वो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। सत्कार्यवाद का मतलब क्या है पता होना चाहिए, ठीक है। इस सत्कार्यवाद को सपोर्ट करने वाला कितना प्रमाण है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। उसका पुरुष का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, तो जो मेन चीज़ है सभी दर्शनों का, और जितना सिलेबस में लिखा है उस सारा को हमको देखना ही देखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ना पढ़ना है। सिलेबस में जितना लिखा है उतना भी देख लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही ना, कभी ना आता है क्वेश्चन, उससे बाहर आता ही ना है क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा यूनिट हम देख लिए। चौथा यूनिट में हाँ इतना ही था, ठीक है। और फिर आते हैं पाँचवा यूनिट। पाँचवा यूनिट में क्या था, पाँचवें मिनट में हमारा था व्याकरणाचार्यों के बारे में, कि पाणिनि से लेकर अभी तक के जितने व्याकरणाचार्य हुए हैं उनका परिचय पढ़ना था। और उनका करना क्या, आपको कालक्रम पक्का याद रखिएगा, ठीक है। और रचना कि पाणिनि जो है उनकी कितनी रचनाएं हैं, उनका समय क्या है, पतंजलि की रचनाएं कितनी हैं, उनका समय क्या है, अश्वघोष की रचनाएं कितनी हैं, उनका समय क्या है, ठीक है। तो ये सारे, ये शाक्टायन का जो है उनकी रचनाएं कौन कौन है, उनका समय क्या है। मटेरियल नहीं होगा हम दे देंगे, ठीक है ना। मटेरियल काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है, उसकी चिंता न करना। आप बस जितना बोलते हैं उतना फॉलो करिए, ठीक है। जितना बोलते हैं उतना टास्क पूरा करिए, उसके बाद आराम से एक बार में JRF निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिससे हम लोग तैयारी करते उतना गाइड करने वाला कोई थोड़ी नहीं था, अपने जो मन करता था पढ़ते थे, है ना। लेकिन अभी तो हम गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कहाँ पढ़ना आपको एग्जैक्ट, तो पढ़िए, एक बार में JRF निकल जाएगा, सीधा कहानी समाप्त, है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है JRF, है ना। लेकिन सिलेबस पकड़ के चलेंगे तब, और सिलेबस से हट के पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे ज़िंदगी भर, है ना, कभी ना होगा। तो यहाँ पे हम देख लिए। उसके बाद पढ़ना भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में क्या देखना आपको, भाषा विज्ञान में ध्वनि नियम, जो 3 ध्वनि नियम है वो आपको मुंह पे हमेशा याद रहना चाहिए। ग्रीम नियम क्या है, हम जब पूछे तब आपको पता होना चाहिए ग्रीम नियम क्या है सब, ठीक है। ग्रासमैन नियम क्या है पता होना चाहिए। वर्नर क्या बोलता है, एक लाइन का तो नियम है, समझे कि ना, एक लाइन का नियम है, एक लाइन का वर्नर नियम है, एक लाइन का ग्रासमैन है, उतना तो बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। और वही क्वेश्चन आता है हर बार, हर साल क्वेश्चन आता है वही चीज़, ठीक है। फिर वो लोग क्या पूछता है, आकृति मूलक वर्गीकरण, तुर्की भाषा, चीनी भाषा कौन सा है, ठीक है, कौन वर्ग, अरबी भाषा कौन सा है, श्लिष्ट है, प्रश्लिष्ट है, अयोगात्मक है, योगात्मक है। तो आकृति मूलक वर्गीकरण का जो चार्ट है वो चार्ट एकदम माइंड में छपा होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आता है। शतम वर्ग, केंटुम वर्ग, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जितना बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो पहला आप 1 मिनट ढंग से करिए, फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे, और देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना, सारा क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाषा विज्ञान से। फिर हो गया अर्थ परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अर्थ परिवर्तन जो है कितने प्रकार, अर्थादेश क्या है ना, अर्थ परिवर्तन। फिर हाँ, उसमें जो ये पढ़ते थे हम लोग, क्या पढ़ते थे उसमें, कि कहाँ पे, जैसे गंवार शब्द है उसमें क्या हुआ है, ठीक है, अर्थ विस्तार हुआ है, अर्थ संकोच हुआ है, अर्थादेश हुआ है। तो इसका उदाहरण देख लेंगे। अर्थ विस्तार मतलब अर्थ विस्तारित हो गया है, अर्थ संकोच मतलब संकुचित हो गया है। अब इसे हम बोले अगर अर्थ संकोच का उदाहरण दीजिए, क्या देंगे, अगर हम बोले कि अर्थ संकोच का उदाहरण दीजिए कोई, जहाँ पे कोई जो चीज़ था, कोई शब्द जो था एक बड़े स्तर पर प्रयोग होता था,
लेकिन अब जो है वो सिमट गया है, किसी एक चीज़ के लिए हो गया, वो अर्थ संकोच होगा। तो अगर हम बोले अर्थ संकोच का कोई उदाहरण दीजिए तो क्या देंगे, सोचिए थोड़ा। बहुत सारा उदाहरण है ना। जैसे अभी हम सिंपल से बताते हैं, ठीक है। पंकज, पंकज है ना, पंकज जो है अर्थ संकोच का उदाहरण है। पंकज माने क्या होता है, पंक में जन्म लेने वाला, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला है ना, जितना भी चीज़ है कीचड़ में जन्म लेने वाला है वो सब हो जाएगा। पंकज का मतलब हो गया कि जो पंक में जन्म ले, जो कीचड़ में जन्म ले, तो कीचड़ में जितना जन्म ले वो सब पंकज है। लेकिन यहाँ पे हम किसका जानते हैं, पंकज मतलब सिर्फ कमल को जानते हैं, ठीक है। अभी तो हुआ क्या, ये अर्थ जो सिमट गया कि पहले जो पंकज शब्द जो सबके लिए प्रयोग होता था, अब वो पंकज शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो सिर्फ कमल के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ये अर्थ संकोच है। उसी प्रकार से मृग, मृग जो शब्द है ये भी अर्थ संकोच का उदाहरण है। मृग मतलब क्या होता था, जानवर, पशु। तो जितना भी पशु है जंगल में, जितना पशु, सबके लिए मृग शब्द का प्रयोग होता था। इसलिए शेर को क्या बोलते थे, शेर को बोलते थे मृगराज, माने पशुओं का राजा, ठीक है। तो मृग का मतलब होता है जितना पशु है सब। लेकिन अब मृग का मतलब क्या हो गया है, सिर्फ हिरन। अब मृग का मतलब सिर्फ हिरन हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, संकुचित हो गया है ना, कि जो शब्द एक बहुत बड़े अर्थ समुदाय के लिए प्रयोग होता था वो शब्द अब सिर्फ एक वस्तु के लिए प्रयोग होने लग गया। तो ये क्या है, अर्थ संकोच है, ठीक है। अर्थ विस्तार में क्या होता है, अर्थ विस्तार में कि जो शब्द पहले किसी एक वस्तु के लिए प्रयोग होता था अब वो बहुत सारे वस्तुओं के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। एक बहुत बड़े समुदाय के लिए प्रयोग हो रहा है, तब बोलते हैं अर्थ विस्तारित हो गया। अर्थ विस्तार के उदाहरण में क्या देंगे, बताइए एक आध उदाहरण जहाँ पे अर्थ जो है विस्तार हो गया, ठीक है, कि पहले किसी एक वस्तु के लिए था, अब जो है पूरा पूरा बहुत सारे वस्तुओं का बोध होता है उससे, है ना। इसके उदाहरण में अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो क्या होगा, एक है ये तैल, तेल शब्द, तेल, ठीक है। तेल जो है ये अर्थ विस्तार का उदाहरण है। तेल का मतलब क्या होता था, जो तिल से निकले, तिल से जो निकलता था रस उसको बोलते थे तेल। लेकिन अब तेल का मतलब क्या है, सरसों से निकलने वाला रस भी अब तेल ही है, सूरजमुखी से निकलने वाला रस भी अब तेल ही है, सोयाबीन से निकलने वाला रस भी क्या है, तेल है। तो जो तेल शब्द सिर्फ तिल से निकलने वाले रस के लिए, लिक्विड के लिए प्रयोग होता था, अब वही जो तेल शब्द है वो जितने भी ये तिलहन वाले पदार्थ हैं उन सबसे निकलने वाले लिक्विड के लिए प्रयोग होता है। यहाँ जो तेल शब्द है इसका क्या हुआ है, अर्थ विस्तार हो गया है। तो इसमें जो है तीन, अर्थ विस्तार, अर्थादेश और फिर ये अर्थ संकोच, ये शतम वर्ग, केंटुम वर्ग, ठीक है। ये उसके बाद तीनों जो ध्वनि नियम है, ये आकृति मूलक वर्गीकरण, ये ठीक है। फिर अर्थ परिवर्तन जो है कितने प्रकार का होता है ये, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। अभी जो है अर्थ विस्तार का उदाहरण, अर्थ विस्तार का उदाहरण क्या देंगे, ये देंगे कुशल, हाँ कुशल देंगे। कुशल भी क्या है, अर्थ विस्तार का उदाहरण है, ठीक है। कि प्रवीण, प्रवीण भी क्या है, अर्थ विस्तार का उदाहरण है। कुशल का मतलब क्या होता था कि जो कुश लाता है, कुशम लाती थी कुशला, कुशान लाती, या कुशम बोले या कुशान बोले, एक वचन बहुवचन में, कुशम लाती थी कुशला, जो कुश लाता है वो कुशल है। अब कुशल मतलब क्या होता है, निपुण। कुछ भी लाने में अगर कुशल है तो उसको कुशल बोलते हैं। दौड़ने में कुशल है, खाना बनाने में कुशल है तो भी कुशल है, ठीक है। तो इसका संबंध सिर्फ कुश लाने से ना होकर जितने भी कार्य हैं उसमें निपुणता से इसका संबंध हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अर्थ विस्तार हो गया। प्रवीण, प्रवीण मतलब होता था जो वीणा बजाने में निपुण, जो वीणा बजाने में निपुण उसको प्रवीण कहते थे। लेकिन अब कुछ भी में निपुण हो, बांसुरी बजाने में निपुण हो तो भी उसको प्रवीण कहते हैं, ढोलक बजाने में निपुण हो तो उसको प्रवीण कहते हैं, ठीक है। या फिर गिटार बजाने में निपुण हो तो उसको प्रवीण कहते हैं। तो इसका क्या हुआ, अर्थ विस्तार हुआ। तो हम सिंपल लॉजिक लगा के भी हम समझ सकते हैं कि जो है कहाँ अर्थ विस्तार हो रहा है, कहाँ जो है ना अर्थादेश हो रहा है, कहाँ जो है, ठीक है। अर्थादेश कहाँ होता है, जहाँ पे कोई एक शब्द जो था किसी एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस अर्थ को एकदम गायब ही कर दिया गया और उसके जगह पे कोई दूसरा ही अर्थ प्रयोग होने लग गया, इसको बोलते हैं अर्थादेश। आदेश में क्या होता है, एक जो शब्द होता है वो दूसरे को हटा के बैठ जाता है, ये होता है आदेश। आगम में क्या होता है, बगल में बैठता है कि हाँ तुम भी रहो हम भी रहेंगे। आदेश में क्या होता है, चल हट, समझ रहे ना, आके सीधे थप्पड़ मार के भगा कर खुद बैठ गया, ये आदेश होता है। तो अर्थ आदेश मतलब कि एक जो नया अर्थ है वो पुराने अर्थ को हटा के खुद उसका जगह ले लिया, समझ रहे। तो अर्थादेश, अर्थादेश में हम क्या उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, सोचिए कोई ऐसा शब्द है। हाँ, तो आदेश शत्रुवत होता है। आदेश का व्यवहार कैसा होता है, शत्रु के समान।
और जो आगम होता है वो होता है मित्रवत, उसका व्यवहार जो होता है वो मित्र के समान होता है। वो भगाता ना, वो बोलता है हमको भी जरा जगह दे तो बैठने, तो भाई तुम भी रहो हम भी रहेंगे, पर आदेश बोलता है ना चल तू सीधे भाग, है ना, हम ही रहेंगे सिर्फ, है ना, आदेश। अब से हाँ, असुर शब्द भी कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना। असुर, असुर जो पहले था, असुर शब्द ये पहले देवताओं के लिए प्रयोग होता था। शुरू में जो असुर शब्द था वो देवताओं के लिए प्रयोग होता था, ठीक है। लेकिन बाद में असुर क्या हो गया, असुर का मतलब दानव हो गया, असुर का मतलब राक्षस हो गया। तो यहाँ जो असुर शब्द है ये अर्थादेश का उदाहरण है, ठीक है। उसी प्रकार से है ना, ये देवानाम प्रिय ना, ये बुद्ध को बुद्धू बना दिया, समझ रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, बुद्ध मतलब क्या होता है, ज्ञानी, परम ज्ञानी। अब लोग उसी को उकार जोड़ के बोल दिया बुद्धू, बुद्धू मतलब परम बकलोल, ठीक है, समझे। तो यहाँ जो परम ज्ञानी था, प्रकृष्ट ज्ञानी, ठीक है, अब उसको बुद्धू कर दिया, है ना, और उसका अर्थ ही पूरा बदल दिया। तो यहाँ भी अब ये हुआ है ना, मतलब इसमें नियत खराब था, ठीक है ना। हाँ, इसमें तो यहाँ पे क्या कर दिया, हम बुद्धू कर दिए, बुद्ध से बुद्धू, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे गंवार, है ना, गंवार से, गंवार जो है, गंवार का मतलब क्या होता है, गांव में रहने वाला, ठीक है। गंवार ये इसका होता था ग्राम हर, एक्चुअली जो इसका शब्द था, है ना, वो था ग्राम हर, ये गांव से जिसको लाया गया, है ना, गांव से लाया गया या फिर गांव में रहने वाला, उसको बोलते थे ग्राम हर, ऐसा शब्द था। अब बाद में चेंज होते थे, क्या बन गया, गंवार। गंवार मतलब मूर्ख, ठीक है, गंवार मतलब कुछ ना आता है, ठीक है ना, निहायत, है ना, ठीक है, अज्ञानी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम देखेंगे कि जो अर्थ था बिल्कुल बदल गया। तो जहाँ पे अर्थ बिल्कुल बदल जाए, ठीक है, वो क्या है, वो अर्थादेश है। जहाँ पे अर्थ जो है बिल्कुल ही बदल जाए वो क्या है, अर्थादेश है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ जो है इसको ध्यान रखिए, अर्थादेश। तो यहाँ जितना बात हम बोले, जितना पॉइंट, इधर ही से क्वेश्चन बनता है, इधर ही से, ठीक है। सप्तम वर्ग में कौन कौन है, गेंटुम वर्ग में कौन कौन है, इसको ABCD की तरह याद कर लेना है, ठीक है, सीधा 8 गो इधर 8 गो उधर है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा था, ये 5वां यूनिट था। छठा यूनिट में क्या देखे हम, व्याकरण था, जिसमें हम क्या देखे, संज्ञा शब्द की निष्ठा संज्ञा किसको बोलते हैं, सर्वनाम संज्ञा किसको बोलते हैं, ठीक है, सर्वनाम स्थान संज्ञा किसको बोलते हैं, ये सारा देख रहे थे। फिर हम उसमें देखे संधि, फिर देखे उसमें समास, और जो किताब मान लिखा है, अगर लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी से ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लिखा सिद्धांत कौमुदी तो हम सिद्धांत कौमुदी से ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसी में देखें क्या, महाभाष्य भी है, ठीक है। महाभाष्य में क्या है, शब्द का डिफिनेशन उसमें दिया गया है, व्याकरण का मुख्य प्रयोजन, व्याकरण का गौण प्रयोजन, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। शब्द अर्थ का क्या संबंध है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर उसमें देखें हम वाक्यपदीयम, ठीक है, तो स्फोट क्या है, ठीक है, शब्द और स्फोट का आपस में जो है संबंध क्या है वो देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उस चीज़ को हम देख लिए। अब 6 यूनिट हमारा जो है वो समाप्त हो गया। अब आता है 7वां यूनिट। 7वां यूनिट में हम देख रहे हैं साहित्य को, क्योंकि अभी तक साहित्य हम पढ़े ना, अभी तक ना देखे। अब आ रहा है सीधे 7वें यूनिट में, और यहीं पे हमारा काव्य शास्त्र भी है और यहीं पे छंद है 7वें यूनिट में, ठीक है। तो साहित्य में कौन कौन पढ़ना है, कौन कौन राइटर के बारे में कौन किताब पढ़ना है, इसमें आपको भास के बारे में पढ़ना है, अश्वघोष के बारे में पढ़ना है, कालिदास, शूद्रक। अब इन सब के बारे में पढ़ना क्या चाहिए, सेम वही जैसे व्याकरणाचार्यों के बारे में था, ठीक है। 5वें यूनिट में करना कुछ नहीं, रचना काल जानना है कि कब हुए हैं, इनका समय क्या रहा है, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ठीक है, ये सिर्फ जानना है। तो भास हो गया, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्ट नारायण, जितने भी सारे हैं, ठीक है, इन सब का वही आपको ध्यान में रखना है। फिर आधुनिक में जो है पंडित क्षमा राव हैं, ठीक है। फिर इधर हो गया आपके वी राघवन, आधुनिक वाले भी हैं ना, इनका भी काव्य पूछ लेता है। तो ये आपका कि जितनी रचनाएं हैं और समय क्या है। फिर उसके बाद इसमें सामान्य परिचय एक्चुअली, क्योंकि 2 यूनिट जो है 7वां 8वां ये दिया गया साहित्य और काव्य शास्त्र के लिए, ठीक है। तो 7वां 8वां यूनिट है साहित्य काव्य शास्त्र के लिए। 5वां 6ठा यूनिट किसके लिए था, भाषा विज्ञान व्याकरण के लिए। तो 7वां यूनिट में आपको यही पढ़ना है, सिंपली पढ़ना है। तो हम यहाँ पे देखें राइटर का नाम, तो जितने राइटर हैं उनका रचना और कालक्रम। उसके बाद है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में जितने संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, ठीक है। ये जितने भी संप्रदाय हैं, वक्रोक्ति, औचित्य, ठीक है, मूल रूप से कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। रस है, अलंकार है, रीति है, उसके बाद ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, 6 संप्रदाय हैं। इन 6 संप्रदायों का सामान्य परिचय है, ठीक है। यानी सामान्य परिचय में क्या देखना सामान्य परिचय आपको देखना है कि इसका फाउंडर कौन था, ठीक है ना।
इसका जो है शुरू वाला आचार्य कौन था, है ना, इस संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य कौन था, ठीक है, वो जानना है आपको। फिर इस संप्रदाय में कौन कौन से और आचार्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ध्वनि संप्रदाय के और कौन कौन से आचार्य हैं, ठीक है, रस संप्रदाय के कौन कौन से आचार्य हैं, ये। उसके बाद आता है हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में 3 के बारे में हमको देखना है, अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रोचे। तो अरस्तु का सिद्धांत क्या है, लॉन्जाइनस से क्या, क्रोचे, समय क्या, स्थान क्या, जन्म स्थान, ये। तो यहाँ तक हमारा 7वां यूनिट खत्म हो जाता है। 8वां में इसी का हम क्या देखते हैं, विशिष्ट रूप से अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको है कौन कौन किताब पढ़ना है, उसमें कितना सर्ग पढ़ना है, ये सारा, तो वो बेसिकली वाचन है, ठीक है। जैसे पद्य में आपका बुद्ध चरितम है, रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम है, ठीक है, शिशुपाल वध है, एसडीए चरितम है। इसका बुद्ध चरितम का प्रथम सर्ग है, रघुवंशम का प्रथम सर्ग है, फिर किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है, सबका प्रथम सर्ग ही है जितना भी किताब है। बुद्ध चरितम है, रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है, नैषधीय है, सबका प्रथम सर्ग है। फिर नाटक आपको पढ़ना है 5-6 है ना, स्वप्नोत्तम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, वेणी संहार है, मुद्रा राक्षस, उत्तरांचल, रत्नावली और मृच्छकटिकम, ठीक है। फिर गद्य में आपको 10 कुमार चरित 8वां उच्छ्वास पढ़ना है, हर्षचरित 5वां उच्छ्वास पढ़ना है, कादम्बरी सुखनास उपदेश पढ़ना है उसका, ठीक है। चंपू काव्य में नल चंपू प्रथम उच्छ्वास। तो साहित्य में इतना ही पढ़ना, यानी पद्य, नाट्य, गद्य और चंपू। चंपू में एक पढ़ना है, नल चंपू पहला उच्छ्वास। गद्य में आपको 10 कुमार चरित, हर्षचरित और कादम्बरी ये देखना, उसे पुराना देखना, थोड़ा थोड़ा देखना। 10 कुमार चरित का 8वां उच्छ्वास। अब यहीं से पूछता है पैसेज, 8वां उच्छ्वास से पूछता है कि ना पूछता, आता है पैसेज कहाँ से आता है, यहीं से आता है 8वां उच्छ्वास। और कहाँ से आता है पैसेज, वो जो लास्ट में 10 क्वेश्चन रहता है यहीं से आता है, यहीं से, ये गद्य वाला पोर्शन से। और कहाँ से, हर्षचरित पंचम उच्छ्वास, यहाँ से पैसेज पूछता है। और सुखनासोपदेश यहाँ से पूछता है। तो सारा क्वेश्चन सिलेबस के अंदर ही है। सिलेबस को ढंग से करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में परीक्षा देने में मज़ा आएगा, समझ रहे कि ना। महाभारत से ही पूछता है, तो महाभारत प्रथम पसपसाहनिक है, उसको अगर पूरा देख लेंगे, ठीक है, और पूरा पढ़ना भी ना पसपसाहनिक, ठीक है। कहाँ तक पढ़ना है, शब्द अर्थ संबंध तक, उतना ही तक पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, उतना ही तक सारा देख लेंगे तो बनेगा ना, आराम से बन जाएगा, है ना। उसके बाद ये पढ़ना है, साहित्य दर्पण पढ़ना है, काव्य प्रकाश पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है, ध्वन्यालोक पढ़ना है, प्रथम उद्योत, लोकोक्ति जीवितम, भरतनाट्य शास्त्र इसी में है, किस में है, 8वां में, ठीक है। भरतनाट्य शास्त्र है, फिर 10 रूपक है, पहला और तृतीय प्रकाश। और फिर इसमें कुछ छंद हैं, है ना, इसमें 15-16 छंद हैं। तो वो सब करना क्या है, आर्य का लक्षण बस याद रख लेना सबका। उसमें कितना अक्षर होता है हर एक छंद का, ठीक है, या मात्रिक छंद कितना मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो कितना अक्षर होता है और लक्षण क्या है, और एक उदाहरण अगर देख सके तो ठीक है ना। बाकी लक्षण और कितना अक्षर होता है ये बात ध्यान रखना है सारे छंद का। उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है, शिखरणी का लक्षण क्या है, ठीक है, बस। और कितना अक्षर इसमें होता है उतना ही। 9वां इकाई में आपको रामायण महाभारत पढ़ना है, पुराण पढ़ना है, ठीक है। फिर जितनी स्मृतियाँ उनका सामान्य परिचय पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय में मतलब होता क्या है, कोई भी किताब का सामान्य परिचय का मतलब सीधा होता है कि भाई उसका जो राइटर कौन है, लिखा कब गया था, उसका मुख्य थ्योरी क्या है, बस, है ना। उसमें कितने सारे किताब उस पर और रचे गए हैं बाद में, ठीक है, ये सारे, उसके कोई और व्याख्याकार हुए हैं, ये सब सामान्य परिचय उसका, ठीक है। उसका विषय वस्तु क्या है, उसमें कितना चैप्टर है, और ये क्वेश्चन आता है कि ना आता है, अर्थशास्त्र में कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर, 15 अधिकरण है। अब 15 अधिकरण का नाम क्या है, क्रम याद रखना है, कौन सा नंबर पे कौन सा अधिकरण है, ठीक है, यही सामान्य परिचय है, ठीक है। उसके बाद लिपि में ब्राह्मी लिपि का इतिहास, उत्पत्ति सिद्धांत पढ़ना है ब्राह्मी लिपि के बारे में, ठीक है। और अभिलेख का सामान्य परिचय पढ़ना है। 10वां इकाई हम देखेंगे, लास्ट इकाई, इसमें आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है इसी का। तो 9वां और 10वां इकाई क्या है, धर्मशास्त्र है बेसिकली। 9वां 10वां इकाई क्या है, धर्मशास्त्र और लिपि है, ठीक है, अभिलेख। तो 9वां में हम क्या देखेंगे, तो हर एक यूनिट का ही पैटर्न हम देखेंगे। शुरू वाला जो है सामान्य परिचय है, और जो लास्ट वाला है वो क्या है, विशिष्ट है, ठीक है। शुरू सामान्य, लास्ट वाला विशिष्ट है। तो जो दूसरा इकाई जो हमेशा रहता है सबका, है ना, वो क्या है, कौटिल्य शास्त्र में प्रथम विनयाधिकारिक पढ़ना, मनुस्मृति में प्रथम द्वितीय और 7वां अध्याय पढ़ना है, ठीक है। याज्ञवल्क्य में व्यवहाराध्याय पढ़ना है, लिपि अभिलेख में गुप्तकालीन अशोककालीन ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ना है। फिर अशोक का जो अभिलेख है उसमें कौन कौन से प्रमुख शिलालेख हैं उसके, है ना, प्रमुख स्तंभ लेख है ये। और फिर मौर्यकालीन अभिलेख में कनिष्क का जो है वो पढ़ना है, रुद्ररामन का गिरनार शिलालेख पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये 3-4 का पढ़ना है, कनिष्क का, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्ररामन का गिरनार शिलालेख, फिर खारवेल का हाथी, 3 ही पढ़ना है, कनिष्क, रुद्रदामन और खारवेल, ठीक है। उसके बाद गुप्तकालीन में देखेंगे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख है, फिर यशोधर्मन का मंदसौर है। तो 5 कनिष्क, रुद्रदामन, हाथी गुम्फा, खारवेल का, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त का और यशोधर्मन, 5 का अभिलेख पढ़ना है। अशोक का जो कुछ अभिलेख है सो, और बाकी लिपि के बारे में देखना है, ठीक है, कि ब्राह्मी लिपि का क्या था, है ना, ब्राह्मी लिपि किस प्रकार से लिखा जाता है ना,
वो देखना है, उसका कुछ विशेष जो कुछ और विशेष लक्षण है वो देखना है, बात खत्म। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। अभी पूरा सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ ना है, सीरियसली लगेगा आदमी 4 महीनों में ख़त्म कर देगा, मतलब जितना लिखा है बस उतना ही है। अब मनुस्मृति पूरा पढ़ लेंगे तब पूरा ऐसे थोड़ी ना होगा। ठीक है, जितना लिखा है सिलेबस उतना ही। ठीक है, तो हो जाएगा। अभी जितना टास्क देते हैं आप लोग उतना करते रहिए, सीरियसली निकल जाएगा। दिसंबर वाला एग्जाम में JRF निकल जाएगा। ठीक है, जितना बोलेंगे फॉलो करेंगे तब पता चले बोले सिलेबस रटने उसके बाद सब क्लासेस गायब हो जाता है। ठीक है ना, अभी वो सिलेबसों नहीं याद कर पाएंगे तो फिर कैसे JRF निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। सिलेबस होगा फिर से देखिएगा, और जो सिलेबस में लिखा है बस वही पढ़ना, उसके अलावा कुछ ना पढ़ना है। जहाँ दिक्कत हो ग्रुप में हमेशा, है ना, जब समय मिलता है जवाब देते ही रहते हैं। ठीक है, और जो पूछते हैं उसका जवाब सबको पार्टिसिपेट करना है, जाने चाहे ना जाने कोशिश सबको करना है। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद सबको, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।